तालिबान ने जैसे तैसे अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस चलाते कैसे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस चलाने के लिए क्या कैलिबर और किस लेवल का क्वालिफिकेशन चाहिए, ये उनके बस की बात नहीं है। चाइना को यह चिंता है कि उसके दो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दोनों अफगानिस्तान के आजू बाजू से गुजरते हैं। अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल हो जाए तो उसके इतने हैवी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। रशिया को यह चिंता है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जितने भी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं उन्हें एक सेफ हेवन यानी एक संरक्षण देने वाली जगह मिल गई है अफगानिस्तान में, और तालिबान के लड़ाकों ने वो कर दिखाया जो कम से कम इस सदी में पॉसिबल नहीं था। उन्होंने इस सदी की सबसे बड़े मिलिट्री पावर अमेरिका को धूल चटा दी, और आज से ठीक 2 साल पहले 15 अगस्त को ही तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर दिया। तो रशिया को इस बात की चिंता है कि अगर ये फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट अगर अफगानिस्तान में जमा हो जाएं तो सेंट्रल एशिया के थ्रू चेचनिया, ये पूरे इलाके की सिक्योरिटी अनस्टेबल हो सकती है। चाइना को भी इस बात की चिंता है कि अगर ये सेफ हेवन बना, संरक्षण देने वाला जगह बन गई, तो सेंट्रल एशिया जहां से उसके हैवी इन्वेस्टमेंट पास होते हैं और उससे लगा हुआ चाइना का टुकड़ा जिसे हम जिंजियांग प्रोविंस या उरुमकुई जिसकी राजधानी है वो कहते हैं, ये पूरा इलाका अनस्टेबल हो जाएगा। और इंडिया को भी ये चिंता है साहब कि पाकिस्तान ने 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको खड़ा किया था, पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, JEM और LET, ये दोनों भी साउथ अफगानिस्तान में संरक्षण पाए हुए हैं, जिससे कश्मीर, जहां पर भारत सरकार वैसे ही उसे ओपन जेल में कन्वर्ट कर चुकी है, वहां के रेडिकलाइज्ड यूथ को अट्रैक्ट कर पाकिस्तान के जरिए पूरे कश्मीर की सिक्योरिटी भी अनस्टेबल हो सकती है। इसीलिए अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ एशिया का एक बहुत शानदार मतलब होता है, जब दिल ही खराब हो तो पूरे जिस्म में कहीं भी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। तो आज ही के दिन 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लिया, और वो क्या ही दुखद नजारा था जब काबुल से प्रेसिडेंट अशरफ घनी सूटकेस में पैसे भरकर, डॉलर्स भरकर वहां से भागे, और बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग वो भी उन प्लेन में बैठना चाहते थे। 2 लोग तो चक्के पर भी बैठे और फिर आसमान से गिरे। आइए पहले मैं आपको वो एक ऐसा फुटेज जिसने जिंदगी भर के लिए मुझे हिला कर रख दिया, पहले वो दिखाऊं, फिर मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाता हूं। तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अच्छे गवर्नेंस की तलाश में लोग किसी उड़ने वाले प्लेन के चक्के में बैठ गए। टॉम क्रूज अपनी फिल्मों में जो स्टंट करते हैं वो भी बेल्ट पहन कर करते हैं। ये चक्कों पर बैठकर अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में तालिबान के निहायत जुल्म और सितम वाले राज से निकलकर जाना चाहते थे। ये जो डेवलपमेंट है, ये यूएस और नाटो फोर्सेस की सबसे बड़ी नाकामी है। 20 साल अमेरिका और उसकी नाटो फोर्सेस एक कभी ना जीते जा सकने लायक लड़ाई को वहां लड़ती रही। कहते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वियतनाम के बाद सबसे बड़ा फेलियर है, और इसी बात पर तालिबान खुश होकर कहता है कि हमारा अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, आपको इस लाइन को समझना होगा। सबसे पहले ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहा, उसके बाद यूएसएसआर ने वर्ल्ड वार 2 के बाद उन पर कब्जा किया, फिर अफगान मुजाहिदीन की मदद से यूएसए ने उनको उठाकर फेंक दिया। लेकिन जब यूएसए चाहता था कि तालिबान उनके अंडर उनके बताए हुए डॉटेड लाइंस के हिसाब से काम करे, तालिबान ने अल कायदा की संरक्षण देकर यूएस को सीधे चुनौती दी। यूएस
जितना मार सकता था, जितना बर्बाद कर सकता था। कहते हैं वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 से भी ज्यादा। इस बुक का टाइटल देखिए क्या है, वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट वार। और लिखने वाला कौन है? नोबेल प्राइज विनर है जोसेफ स्टिग्लिट्ज, जिन्होंने लिखा कि दुनिया का सबसे महंगा वार अफगानिस्तान में लड़ा गया। और 20 साल के बाद क्या आया? बहुत सारे बच्चों को जब ड्रोन्स ने मार दिया, वो ड्रोन्स जो अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोबेबिलिटी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर से टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के सॉफ्टवेयर्स को सिखाया जा रहा था उन ड्रोन्स के जरिए। जब लार्ज स्केल, आप इस पेपर कटिंग को देखिए, लार्ज स्केल अफगानी चिल्ड्रन मारे गए, तो जब रातों को नींद नहीं आई और वो यूथ जो कभी रेडिकलाइज नहीं होना चाहता था, उससे भी तालिबान के खूनी पंजे में जाकर जुड़ना पड़ा। कहते हैं किसी देश में वही हार्वेस्ट होता है जैसा फर्टिलाइजर उसकी मिट्टी में गिरता है, और अफगानिस्तान की मिट्टी में बेगुनाहों का खून गिरा। बेगुनाहों का खून जब गिरता है तो वहां आतंकवाद की पैदावार पनपती है। तो अफगानिस्तान साउथ एशिया का दिल, सेंट्रल एशिया से जो उसको कनेक्ट करता है, अगर वो अनस्टेबल हो जाए तो तालिबान के वापस आने से जो मायने है उससे हम फील कर सकते हैं पूरे रीजन में। तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट 2020 में ये वादा किया है, ये कसम खाई है कि साहब हम किसी भी इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप या इंडिविजुअल को अपने यहाँ संरक्षण नहीं देंगे। हम इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, जो सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान में इस वक्त हंगामा मचाए हुए, हम उसे किसी भी तरह अपनी मिट्टी पर जगह नहीं देंगे। हम अलकायदा को अपने यहाँ संरक्षण नहीं देंगे। और इंडिया से भी उन्होंने वादा किया कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को हम अपनी मिट्टी से आपके खिलाफ ऑफेंसिव लॉन्च नहीं करने देंगे। लेकिन 2022 की मई में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक काउंसिल कमेटी की रिपोर्ट वो बड़ी अच्छी बात बताती है, और वो कहती है कि साहब तालिबान के अश्योरेंसेस में जो वादे वो करता है और तालिबान के एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। अलकायदा वहां आज भी, और खासकर तालिबान के वापस आने के बाद, अंदरूनी इलाकों में पनप रहा है। और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP, जो इस वक्त सबसे ड्रेडफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अगस्त 2021 से पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पनप रहा है बल्कि अब तो सीधा तालिबान को ही चुनौती दे रहा है। जैसे तालिबान कभी काबुल गवर्नमेंट को चुनौती दिया करता था, वैसे ही ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस अब तालिबान की जगह ले चुका है, और वो तालिबान गवर्नमेंट को चुनौती दे रहा है। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। एंड दिस इज व्हाट वी फियर, कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान और वोलेटाइल हो गया है, अनस्टेबल हो गया। और इंडिया और सेंट्रल एशियन रीजन्स की कंट्रीज को ये पता है कि सामरिक, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक थ्रेट्स जो है वो तालिबान के रिटर्न के बाद बढ़ गए हैं। जनवरी 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने सेंट्रल एशियन रीजन्स के जितने काउंटर पार्ट्स थे, मतलब जितने हेड ऑफ द स्टेट थे, उनके साथ इवॉल्विंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान में खड़ी हो रही नई सूरत के मद्देनजर उन्होंने एक मीटिंग की, और यहां पर एक रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कैसे लाए जाए इस बात पर चर्चा की। अफगानिस्तान की इकोनॉमी को जब तक आप हेल्प नहीं करेंगे, वहां से पॉवर्टी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, तब तक के इस तरह के एलिमेंट्स वहां पनपते रहेंगे और पूरे रीजन की सिक्योरिटी को खतरा आता रहेगा। मतलब अगर वहां पर इकोनॉमी और फाइनेंशियल हालात जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खड़े नहीं हुए, तो रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, नार्को ट्रैफिकिंग, और रेडिकलाइजेशन मतलब नौजवानों को बहलाना, भड़काना, बहकाना, नार्को ट्रैफिकिंग मतलब ओपियम की खेती करना, एक्सट्रीमिज्म मतलब रिलीजन को एक फंडामेंटल, बिल्कुल एक्सट्रीम डेफिनेशन देना,
ये सब वहां चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अल-कायदा, JEM, LET और द मोस्ट ड्रेडफुल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को वहां संरक्षण मिलता रहेगा। तालिबान ने आते ही पता है क्या किया? सबसे पहले पुलिस और मिलिट्री, जिसका मल्टी एथनिक फैब्रिक था। अब ये इंग्लिश के कितने खूबसूरत वर्ड है जिसको आप यूज करेंगे मेंस में। मल्टी एथनिक फैब्रिक मतलब पुलिस और मिलिट्री जो पिछले काबुल रेजिम के अंदर थी, अशरफ घानी के अंदर थी, उसमें सब लोग थे। उसमें उज़्बेक्स थे, हज़ारास थे, कज़ाक्स थे, जितनी माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान के, उनका एक रिप्रेजेंटेशन था। और तालिबान के पश्तून्स भी थे, लेकिन पश्तून्स अपना डोमिनेंस चाहते थे मिलिट्री में और डोमिनेंस चाहते थे पुलिस में। तो उन्होंने आते ही कज़ाक्स को और उज़्बेक्स को उन्होंने उसमें से निकाल दिया। तालिबान ने साइडलाइन किया है उज़्बेक्स को, ताजिक्स को और कज़ाक्स को। ये उज़्बेक्स, ताजिक्स और कज़ाक्स और एक शिया कम्युनिटी रहती है यहाँ हज़ारा। ये तालिबान के नॉर्दर्न फ्रिंजेस में, नॉर्दर्न बाउंड्री के पास रहती है। कजाकिस्तान से सटे हुए इलाकों में कज़ाक्स रहते हैं। उज़्बेक सबसे ज्यादा उज़्बेकिस्तान से सटे हुए इलाकों में रहते हैं और सबसे ज्यादा बड़ी एथनिक माइनॉरिटी। इसी तरह ताजिक्स भी हैं जो ताजिकिस्तान से लगी हुई बॉर्डर से थी। ये स्पिल ओवर है और जानबूझकर ये बाउंड्रीज ऐसी बनाई गई ताकि ये झगड़े कभी सेटल ना हो। ये हम अपने बाउंड्री इश्यूज के लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो तालिबान का भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्शन है, जिसे हम हक्कानी कहते हैं, उन्होंने एक बदरी बटालियन नाम की जगह बनाई और ये बदरी बटालियन आर्मी का नाम रखा गया जो तालिबान ने आने के बाद बनाई। उसमें से सारे उज़्बेक्स को उसने निकाल दिया। तो वो उज़्बेक ऑफिसर्स जिन्हें अमेरिका ने ट्रेन किया था पिछली काबुल गवर्नमेंट के अंडर, जब उन्हें बिना किसी वजह से निकाल दिया गया तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहा बल्कि वो जाकर एक और तालिबान ढूंढने लगे। अब तालिबान तो खुद पावर में था, तो दूसरा तालिबान, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, ISKP, उसमें वो जाकर ज्वाइन हुए और उसकी ताकत को उन्होंने बढ़ा दिया। तालिबान पश्तून्स एथनिसिटी डोमिनेटेड, एथनिसिटी नस्लें, तुम कहां से आए हो, तुम्हारी एथनिसिटी क्या है, ये सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में देखा जाता है। जैसे इंडिया में होता है ना, कौन सी जात से हो, कौन से मजहब से हो। तो तालिबान की मेंबर्स ने ये किया कि पश्तून्स छोड़कर जितने की भी और एथनिक लोग थे उनकी गवर्नमेंट में उनको सैलरी देना बंद कर दिया। सबसे पहले 1500 से 4000 फाइटर्स जो काबुल की गवर्नमेंट की मिलिट्री में काम करते थे और पश्तून्स नहीं थे, वो बाहर हुए और उन्होंने जाकर, अब उन्हें तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए और वो तो ट्रेंड मर्सेनरीज हैं, तो उन्होंने जाकर इन ISKP, इंटरनेशनल स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, उसके टेरर आउटफिट को ज्वाइन किया। डायरेक्टोरेट ऑफ अफगान सिक्योरिटी, अफगान इंटेलिजेंस, अफगान आर्मी के जितने फॉर्मर मेंबर्स थे, और अगर वो पश्तून रीजन से नहीं थे और वो पश्तून एथनिसिटी से नहीं थे, तो तालिबान ने उनको निकाल दिया और ये लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं रहा सिवाय इसके कि वो जाएं और ज्वाइन करें किसको, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो अब तालिबान फॉर्मर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सब US ट्रेंड थे क्योंकि पूरा तालिबान ही किसी जमाने में US ट्रेंड था और ये हाई प्रोफाइल पदों पर थे। इन्हें सिक्योरिटी की वो बातें पता है जो किसी और को नहीं पता। ये वो कॉम्प्लेक्स अटैक कर सकते हैं जो किसी और को नहीं पता। तो इसका रिजल्ट आया फिर अगस्त से 15 अगस्त को तालिबान आया है। अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 तक 150 दिन नहीं होते, 150 अटैक हुए और ISKP अब एक ऐसा बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुटप्रिंट सारे अफगान प्रोविंसेस में, लेकिन उनका तरीका इस कदर वहशाना तरीका है, इस कदर खराब तरीका है कि मैं जितना इस्लाम जानता हूं किसी को भी माफी मिल सकती, इन्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि ये शियास, हजारास, सिख तो वैसे ही बहुत कम रह गए, उनके गुरुद्वारों पे अटैक और माइनॉरिटीज पे अटैक करते हैं।
ये माइनॉरिटीज पर अटैक करते हैं। और अल कायदा की स्ट्रेंथ इसके अलावा, जहां पर अयमन अल जवाहिरी को अमेरिका कहता है कि हमने काबुल में मारा और वो काबुल में छुपे हुए थे, तो अल कायदा की स्ट्रेंथ भी इस समय 180 से 400 मेंबर्स की है। 180 से 400 मेंबर की है। तालिबान अफगानिस्तान अब एक इंस्पिरेशन बन गया है दुनिया के हर रीजनल टेरर ग्रुप के लिए। और ब्रदर ऑफ फेथ को अब ऐसा लगता है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा लगता है कि तालिबान अगर अपनी ताकत से किसी देश को अमेरिका जैसे मिलिट्री पावर के पंजे से छुड़ाकर दोबारा कब्जा कर सकता है, तो फिर तो दुनिया में किसी को भी हराया जा सकता है। तो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उज्बेकिस्तान का। इस्लामिक जिहाद यूनियन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बिल्कुल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की तरह इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के भी अब आपस में कंपटीशन। तो ये सब जाकर अब जमा हो गए हैं तालिबान के अफगानिस्तान। लेकिन इंडिया को जिस बात की सबसे ज्यादा फिक्र है वो है एलईटी और जेईएम का वहां जमा होना, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का वहां जमा होना। एक परफेक्ट लॉन्चिंग पैड विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। ये तालिबान का वो आउटफिट है जो पाकिस्तान के खिलाफ हमला करता है। मतलब आप सांप पालोगे तो सांप पलटकर आपको तो जरूर काटे। उसका पूरा कहना है कि ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक अनसेटल्ड बाउंड्री है जो पश्तून्स को दो तरफ डिवाइड करती है। उस बाउंड्री को हम कहते हैं ड्यूरैंड लाइन। ये भी एक ब्रिटिश लेगेसी है। ब्रिटिश लेगेसी में ब्रिटिशर्स, हमने अपने बॉर्डर इश्यूज में देखा है, जहां जहां से गए वो जानबूझकर किसी एथनिक पॉपुलेशन के बीच से एक ऐसी लाइन खींच गए जिसने एक लोग को दो तरफ बांट दिया। तो ड्यूरैंड लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता, वो कहता है पश्तून्स हमारे बहुत सारे उस तरफ छुट गए हैं, तो हमें वो पूरा इलाका ड्यूरैंड लाइन को सरकाया जाए और हमारे पश्तून इलाकों को वापस लाया जाए। और दूसरा, मिलिट्री जो है वो हमारे ट्राइबल रीजन से बाहर आए, जो पाकिस्तान की मिलिट्री है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कि हम कोई निगोशिएशन पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। तो ननगरहार करके एक प्रोविंस है, ननगारहार में एलईटी और जेईएम के ट्रेनिंग कैंप्स है सर। हमें तालिबान से डर नहीं लगता, लेकिन तालिबान इन कॉम्बिनेशन विद पाकिस्तानी आर्मी और खासकर आईएसआई और ये छोटे मोटे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत पावरफुल हो जाते हैं जब स्टेट एक्टर मतलब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई जब इनका साथ देती है। आपको सिलेबस में एक लाइन पढ़ना चाहिए, रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो नॉन स्टेट एक्टर्स ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, ये इतने ड्रेडफुल नहीं है जितना कि ये स्टेट एक्टर जब इन्हें संरक्षण देते। तो दो सवाल आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए इस लेक्चर से। एक तो रोल ऑफ स्टेट एक्टर तालिबान, हाउ तालिबान कमिंग बैक इन पावर विल एंडेंजर द सिक्योरिटी ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट एंटायर सेंट्रल एशिया। एक तो ये क्वेश्चन, और दूसरा, इंडिया इज नॉट वेरी फियरफुल ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर, मतलब टेररिस्ट, बट नॉन स्टेट एक्टर्स गेटिंग हेल्प एंड फाइनेंसेस एंड ट्रेनिंग एंड वेपन्स फ्रॉम स्टेट एक्टर्स, and that's a cause for our security concern है। तो 2022 के पहले 6 महीनों का एक आंकड़ा है, 118 टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में मारे गए। जवान बच्चे जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने कहर और इतने जुल्मों सितम ढाए, पूरे कश्मीर को एक ओपन जेल में कन्वर्ट कर दिया। उनकी आबरूएं, उनके कारोबार कुछ भी सेफ नहीं। आप एक जगह से सिर्फ दूध लेने जाएंगे तो 5 बार आपकी तलाशी होती है। वो यूथ जब डिसएंचांटेड हो जाते हैं, जैसे मणिपुर के यूथ जिनकी वो माँ और बहनों पर हमने वीडियो बनाया है, जब वो डिसएंचांटेड हो जाते हैं तो ऐसे ही स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर उन्हें एनकैश करते हैं। तो 118 टेररिस्ट जो मारे गए उसमें से 32 जो थे वो फॉरेनर्स थे। ये बात का कंसर्न बढ़ा है इंडिया में, ये बात का कंसर्न बढ़ा है। और पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करना चाहे जम्मू एंड कश्मीर में
और जम्मू एंड कश्मीर के डिसएन्चांटेड यूथ जाकर इन जगहों को, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करे, ये चीजें ऐसी हैं जो हमें वल्नरेबल बनाती हैं।